धौलपुर जिले में राजस्थान संयुक्त संविधान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सेज कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नर्सेज कर्मियों ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज के 2001 पदों को जल्द वित्त स्वीकृति देकर 1250 पदों पर सम्मिलित करके मेरिट बेस व 10, 20, 30 बोनस अंक से करीब 6000 पदों पर भर्ती जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं NHM 108 UTB, PPP मोड, RMRS, MMU और प्लेसमेंट सहित समस्त योजनाओं में संविदा नर्सेज को नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र एवं विधानसभा सत्र में घोषणा की थी। विभागीय अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है, जबकि राजस्थान में 6000 संविदा नर्सेज कार्यरत हैं, जिनके अनुपात में लगभग 6000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर न्यू भर्ती निकालकर संविदा नर्सेज को 2013 व 2018 नर्सिंग भर्ती की तर्ज पर मेरिट बेस व 10, 20, 30 बोनस अंक देकर नियमित करें। कोरोना महामारी की पहली, दूसरी व तीसरी लहर में संविदा नर्सेज ने अपनी जान व परिवार की परवाह किए बगैर रात दिन 24 घंटे कार्य किया है, जिससे गहलोत सरकार की भारत सहित पूरे विश्व ने सराहना की है। वर्ष 2018 के पश्चात आज तक नियमित नर्सेज भर्ती का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। संविदा नर्सेज ने 28 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक जयपुर शहीद स्मारक पर धरना दिया था। चिकित्सा शासन सचिव आशुतोष पेंड्रेकर और राज्य मंत्री पवन गोदारा के उचित आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था, लेकिन लगता है अभी तक संविदा नर्सेज की मांग राजस्थान सरकार के ज्ञापन में नहीं है। 16 सितंबर तक चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2000 पदों को वित्तीय स्वीकृति बाद नर्सिंग ऑफिसर की 6000 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है, तो प्रदेश के समस्त संविदा नर्सेज 20 सितम्बर को कार्य बहिष्कार करते हुए जयपुर स्वास्थ्य भवन एकत्रित होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कर्मचारी महासंघ द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है और ये ज्ञापन हम उन संविदा कर्मियों के लिए दे रहे हैं जिनकी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी, लेकिन आगे तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी हमने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए थे, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम पुनः इसके लिए आंदोलन करें। यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं पूरी की, हमारा 17 सूत्रीय मांग पत्र है, यदि इस मांग पत्र को पूरा नहीं किया तो अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले आज धौलपुर जिले में आंदोलन को शुरुआत की जा रही है। आंदोलन की शुरुआत आज धौलपुर से ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान से की जा रही है और राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि जितने भी कैडर हैं, जितने भी संवर्ग हैं जो राज्य में कार्य कर रहे हैं, उनको उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, उनका जो भी इश्यू हैं, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार वेतन आयोग के गठन कर रही है और उनका निस्तारण किसी भी प्रकार से आज तक नहीं हो पा रहा है। कई कैडर प्रमोशन से वंचित हैं, कई कैडर्स जो है अभी स्थायी सेवा में नहीं हैं, जो कि निविदा ठेका पर काम कर रहे हैं, स्थायी कर्मचारी नहीं बन पा रहे हैं, जबकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि जो कर्मचारी स्थायी नहीं है उनको स्थायी किया जाएगा, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा, लेकिन दुख का विषय का ऐसा नहीं हो पा रहा है। जबकि हम सरकार से उम्मीद करते हैं हमारे संवर्ग की सभी मांगें, जितनी भी मांगें हैं, महासंघ से संबंधित जितने भी रिलेटेड ग्रुप हैं, उन सभी की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। आपका नाम? धौलपुर जिले के RAC ग्राउंड पर चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में आज कबड्डी खेल प्रतियोगिता के दौरान बेईमानी व पक्षपातपूर्ण रवैया को लेकर खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर पर नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। खिलाड़ियों ने ज्ञापन में बताया है कि आज बुधवार को बिलपुर बनाम बिपरपुर के साथ कबड्डी खेल चल रहा था, जहाँ उक्त रेफरी विजय शर्मा द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया और एक तरफा पक्षपात किया गया, जिस पर गलत नियम को अपनाने वाले रेफरी ने हमें दबा कर रखा गया और हमें बोलने नहीं दिया। खिलाड़ियों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि रेफरी ने मैच के दौरान गाली गलौज कर धमकी दी कि गेम तो हमारे हाथ में है, जो हम निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर से रेफरी के खिलाफ कार्रवाई और दोबारा मैच कराने की मांग की है। मैं बिलपुर का खिलाड़ी हूँ और बिपरपुर वर्सेस बिलपुर में गेम चल रहा था RAC ग्राउंड में। पूरे गेम में टीचिंग हुई है, विजय शर्मा द्वारा एक तरफा बेईमानी हुई है और उन्होंने टचिंग पॉइंट ले लिया तो भी हमको पॉइंट नहीं दिया है। हमारे खिलाड़ी 3 मार के आ रहे तो एक ही बता रहे, एक ही मारा है और पूरे गेम में ऐसे ही चला है पूरा। हमारे 10-15 पॉइंट आगे चल रहे थे, उनसे एक तरफा बेईमानी करके पूरा गेम हरा दिया हमको। और डंडा हमने वजह लिया तो मेरा गेम ऐसे ही पलटा, मैं तो 1 मिनट में गेम को पलट देता, मेरा खेल ऐसे ही चलता है। उन्होंने मुँह से बोला है, पीटा ने उसे हाथ उठाया है और वहाँ से पुरुष बुला के हमको रगड़ दिया। विजय शर्मा। आपका नाम? मेरा नाम रामवीर।
हिंदी दिवस के अवसर पर आज राजकीय महाविद्यालय सैंपू में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए यह उद्बोधन महाविद्यालय की प्राचार्य एवं हिंदी साहित्य की वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुमन वर्मा ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि आज़ादी प्राप्ति के अवसर पर देश की भाषिक अवस्था बहुत ही विडम्बनापूर्ण थी। विविध क्षेत्रों में विविध भाषाएं प्रचलित थीं। अंग्रेजी यहाँ की बोलचाल की भाषा में पर्याप्त रूप से समादूत थी। कचहरी आदि में फारसी भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। साथ ही संस्कृत का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र तथा धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित था एवं विभिन्न प्रदेशों में सामान्य कामकाज हेतु विविध प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होता था। हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही थी और खड़ी बोली के माध्यम से उसमें स्तरीय साहित्य का लेखन हो रहा था। 21 फरवरी 1948 को जब संविधान का प्रारूप निर्मित हो गया था, उसमें राजभाषा संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी। मात्र उल्लेख था कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, लेकिन कालांतर में राजभाषा की आवश्यकता अनुभव किए जाने पर उसे लेकर बहुत विवाद हुआ, इसलिए राजभाषा के रूप में उपयुक्त समझा गया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय भाषा और खड़ी बोली की महत्ता को स्वीकार करने पर राजभाषा के नाम पर पर्याप्त विवाद हुआ। इसके पश्चात 22 अगस्त 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर ने नया फार्मूला दिया। इसमें अंग्रेजी के प्रयोग हेतु 15 वर्ष की अवधि निर्दिष्ट थी, जिसे संसद बढ़ा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वीकार करने के साथ न्यायालय में अंग्रेजी के प्रयोग को आवश्यक माना गया। वाद विवाद के मध्य 14 सितंबर 1949 को इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला गया। इसके अंतर्गत हिंदी का राजभाषा के रूप में पूर्ण विकास किया जाए। 15 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी की राजभाषा बनी रहे और तीसरा अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा न हो। 14 सितंबर 1949 के इस निर्णय का समान रूप से पूरे देश में स्वागत किया गया और उसी दिवस को ही हिंदी दिवस के रूप में मान्यता दी गई। छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमारी ने हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता पाठ का वाचन किया एवं हिंदी को अधिक से अधिक अपने सामान्य कामकाज में अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप वरिष्ठ सहायक के द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापित श्रीमती रंजना सिंघल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में राहुल पाल कनिष्ठ सहायक, धारा सिंह संयुक्त सचिव सेवा, सौरभ, खुशी, अंजलि, संगीता परमार एवं सैकड़ों की संख्या में अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने शहर में महिलाओं और स्कूली बच्चियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अब स्कूल, कॉलेज, पार्क एवं बाजार जाती लड़कियों एवं महिलाओं पर फप्तियां कसने वाले मजनुओं की अब खैर नहीं। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छेड़खानी करने वाले लड़कों पर अब ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी करवाई जाकर महिला गश्ती दल से कार्रवाई करवाई जा रही है। ड्रोन कैमरा टीम ने शहर के पार्कों, कॉलेज व स्कूलों के आसपास के इलाकों में निगरानी की तथा गांधी पार्क में कुछ संदिग्ध दिखने पर महिला गश्ती दल को सूचित किया, जिस पर महिला गश्ती पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध 2 लड़कों से पूछताछ कर समझाइश की गई। इसके अलावा असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की अब खैर नहीं। धौलपुर शहर में पुलिस के ड्रोन कैमरे अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने धौलपुर शहर में असामाजिक तत्वों व अपराधियों पर शिकंजा कसने एवं अवैध गतिविधियों पर रखने के लिए पुलिस के ड्रोन कैमरे से कवायद शुरू करवाई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर में स्थित कॉलेज, विद्यालय, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर महिला व छात्र छात्राओं पर छींटाकसी करने वाले मजनुओं की ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी शुरू कराई गई है। ड्रोन टीम संदिग्ध दिखने पर महिला पुलिस गश्ती दल को सूचित करती है। वहां पर थोड़ी दूर पर ही महिला गश्ती टीम मौजूद रहती है। यदि कोई भी लड़का शादी वर्दी में मौजूद महिला या किसी अन्य लड़की के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करता है, भद्दे कमेंट पास करता है या उनका पीछा करता है, तो ड्रोन टीम थोड़ी दूर पर ही मौजूद महिला पुलिस गश्ती टीम को सूचित करती है और वहीं पर आरोपी को मौके से दबोच लिया जाता है। फिर इसके बाद काबू किए गए इन मंचलों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा जाता है, यदि इसके पश्चात यदि वह किसी भी प्रकार से महिला या लड़कियों को तंग करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपखंड मुख्यालय के विभिन्न खेल मैदानों में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दूसरे चरण में विभिन्न ग्राम पंचायतों की टीमें विजेता रहीं, जिसमें टोटरी, अलीगढ़, गढ़ी सुक्खा, सनौरा, नीमखेड़ा, पंजूपुरा, गढ़ी सिखराना आदि टीमें विजेता रही हैं। CBEO दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा की मॉनिटरिंग में 12 सितम्बर से चल रहे खेलकूद प्रतियोगिताओं में 132 टीमों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 1341 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, खो-खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल की प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर के महाराणा प्रताप खेल मैदान, कृषि उपज मंडी, उत्थान भवन पर किया गया। लगातार 3 दिनों के आयोजन के बाद टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता को छोड़कर सभी टीमों के रोमांचक मुकाबलों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें कबड्डी पुरुष वर्ग में रोटरी ग्राम पंचायत की टीम विजेता रही। वहीं कबड्डी महिला वर्ग में अलीगढ़, हॉकी पुरुष वर्ग में गढ़ी सुक्खा, टेनिस बॉल क्रिकेट महिला में सनौरा, वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में टोटरी, वॉलीबॉल
महिला वर्ग में नीमखेड़ा, शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में पंजूपुरा, खो-खो महिला वर्ग में गढ़ी खिराना विजेता रहे। इन मैचों में मुख्य निर्णायक हरिमोहन शर्मा रहे। वहीं निर्णायक की भूमिका में रामप्रकाश गुर्जर, मुन्ना सिंह परमार, उमादत्त शर्मा, वीरेंद्र सिंह परमार, अशोक कुमार मीणा, हेमंत सिंह आदि ने प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्थाओं को कल्याण सिंह मीणा, अजय कुमार कौशिक, सुरेश भारद्वाज आदि ने संभाला। वहीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम चरण में 30 टीमों ने भाग लिया, जिसमें दूसरे राउंड में 15 टीमों ने अपनी जगह बनाई। उसमें भी अब 12 टीमें शेष बची हैं, जो बारिश के व्यवधान के मध्य खेल रही हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबलों में दर्शकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। वहीं प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका में विजेंद्र सिंह देवीलाल ने निभाई। कमेंट्री, स्कोरिंग समेत अन्य व्यवस्थाएं हर्षराज पचौरी, धीरज चंसोरिया, जितेंद्र यादव, राजेश शर्मा, अनिल मीणा द्वारा निभाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत पंचायत समिति सेपऊ के ग्राम राजपुर व कोलारी में घर घर कचरा संग्रहण व निस्तारण योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीईओ चेतन चौहान ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरों की तर्ज पर गाँव में भी कचरा संग्रहण कार्य की शुरुआत की गई है, जिससे गाँव भी स्वच्छ और सुंदर बन सकेंगे। उन्होंने आमजन से इस कार्य में जन सहभागिता के लिए अपील की।